क्लास स्टार्ट करते हैं देन। आई होप आप सबको स्क्रीन विजिबल है। हाँ। ओके, तो मैंने ना सारे टॉपिक्स लिस्ट आउट कर दिए हैं मैट्रिक्स में जो अभी तक हमें पढ़ाए गए हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस मतलब इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आएगा, ट्रांसपोज, फिर कोफैक्टर, माइनर, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसके अंदर हमने रो एचेलन फॉर्म, रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म और रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है। Then LU decomposition and factorization, eigenvalues, eigenvectors, similarity matrix और PCA मतलब principal component analysis। तो हमें इन टोटल ये सब पढ़ाया गया है। उसमें से कल जो हमने कवर किया दैट वाज ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, इनवर्स एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इतना हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम लोग ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, उसके बाद ऑर्थोगोनल, और अगर टाइम बचा देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो लेट अस स्टार्ट विद सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। तो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, अगर हमें शो करना है कि कोई एक मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी है, वो आपस में सिमिलर है कि नहीं, इस चीज़ को हमें शो करना है, तो वो हम कैसे शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये सिमिलैरिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि इफ़ P इनवर्स ए P इज इक्वल्स टू B, अगर ये ट्रू है then we can state that A is similar to B। ये हमारा सिमिलैरिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है। अब यहीं से आता है डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो बी मैट्रिक्स है, दिस इज नथिंग बट अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि P इनवर्स ए P is equals to D। D stands for a diagonal matrix। तो A and D are similar। ओके, अब सिमिलैरिटी मैट्रिक्स हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमें एडवांटेज होता है कि अगर ए और डी आपस में सिमिलर हैं, तो इसका मतलब इनके जो आइगन वैल्यूज हैं, चाहे आप ए मैट्रिक्स का निकालें चाहे आप बी मैट्रिक्स के निकालें, वो सेम होंगे, आइगन वेक्टर्स भी सेम होंगे। ये आपका सेकेंड एडवांटेज है। तो इससे आपको जो कंप्यूटेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स इजीली कंप्यूटेबल होते हैं कंपेयर टू अ मतलब नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं या क्या होता है इसमें, वो हम देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी जरूरी नहीं है कि ऑल मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल, ये फॉल्स है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फिर व्हाट आर द कंडीशंस, क्या कंडीशंस होती हैं कि हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें हम दो मेन कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। जो पहली कंडीशन है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ट्रू होती है लेकिन इसका इनवर्स ट्रू नहीं होता। वेराज जो सेकेंड कंडीशन है दैट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स एक 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अगर कोई मैट्रिक्स ए है, जस्ट अ मिनट, यस, सो वी वर ऑन कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशंस कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें जो पहली कंडीशन है वो है कि अगर मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज हमने निकाले, अब 3 by 3 मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज होंगे मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम 3 आइगन वैल्यूज हो सकते हैं। अगर ये तीनों आइगन वैल्यूज आर नॉट इक्वल, तो ऐसे केस में द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ये हो गई पहली कंडीशन, लेकिन इसका इनवर्स ट्रू नहीं होता। इसका इनवर्स ट्रू नहीं होता है का मतलब क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स मैं कह रही हूँ कि वो डायगोनलाइजेबल है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके तीनों आइगन वैल्यूज डिफरेंट होंगे। इनवर्स ट्रू नहीं है। बट अगर कोई मैट्रिक्स के तीनों आइगन वैल्यूज डिफरेंट है तो वो डेफिनेटली डायगोनलाइजेबल होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर λ1 नॉट इक्वल्स टू λ2 नॉट इक्वल्स टू λ3, तो ये डायगोनलाइजेबल है। ये तो ट्रू बात है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, तो दिस डजंट इम्प्लाई कि λ1 नॉट इक्वल्स टू λ2 नॉट इक्वल्स टू λ3। ये फॉल्स है। तो इसीलिए अगर कभी ऐसा आता है कि आपने आइगन वैल्यूज निकाले और आइगन वैल्यूज मान लो सिमिलर है, जैसे मान लो आइगन वैल्यूज है 1,2,2, दो आइगन वैल्यूज सिमिलर है, तो ऐसे में आप कमेंट नहीं कर सकते कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। अब हम सेकेंड कंडीशन पे जाते हैं। सेकेंड कंडीशन रिजिड है, वो ऐसे इनवर्स में भी ट्रू मानी जाती है। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? कल हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में, राइट? तो हर एक आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी डिफाइन होती है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी डिफाइन होती है। अब अगर हमने कोई मैट्रिक्स ए है 3 by 3, उसके आइगन वैल्यूज हैं λ1 λ2 एंड λ3। इन सब की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आप निकालेंगे एंड इन सब की आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं, देन द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। And if algebraic multiplicity is not equals to geometric multiplicity for even one lambda, किसी भी एक लैम्डा के लिए भी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ये आपकी सेकेंड कंडीशन है। तो ये होती हैं दो कंडीशन जिसमें आप चेक कर सकते हो कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। तो आप यही दो कंडीशंस की मदद से उसको चेक करोगे। ये फर्स्ट कंडीशन इतनी प्रेफरेबल नहीं है, सेकेंड कंडीशन ज़्यादा रिजिड है, वो आपको ज़्यादा करेक्ट आंसर प्रोवाइड करती है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बार लास्ट वाली कंडीशन दोबारा बताना वो। ये वाली हाँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, हमारे पास लेट्स से 3 मैट्रिक्स गिवन है। एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है, दिस इज अ मैट्रिक्स बी एंड दिस इज मैट्रिक्स सी।
मैंने कहा कि मैट्रिक्स ए के मैंने आइगन वैल्यूज निकाले, इसके आइगन वैल्यूज आए 1 2 5। मैट्रिक्स बी के आइगन वैल्यूज आए 1 1 2 और मैट्रिक्स सी के आइगन वैल्यूज आए 1 3 1। ओके, अब मैट्रिक्स ए को आप क्या बता सकते हो? ये डायगोनलाइज, हाइपोथेटिकल था ये जो अपने लेमडा निकाला ये है। हाइपोथेटिकल है। हाँ, ये हाइपोथेटिकल है। हाँ, मुझे लगा इस मैट्रिक्स को देख के निकाल रहा है। यस, ये हाइपोथेटिकल है। अब हमें फाइंड करना है कि ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। तो मैट्रिक्स ए में आप क्या बता सकते हो? क्योंकि तीनों लैम्डास अलग है, तो क्या ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है? है। नहीं बता सकते। है। नहीं, अगर पहली कंडीशन क्या कहती है, अगर तीनों लैम्डास अलग है तो आप बता सकते हो। इनवर्स ट्रू नहीं होता। अच्छा, तो तीनों लैम्डास अलग है तो हम क्लियरली डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस इज डायगोनलाइजेबल। अब सेकंड और थर्ड केस में आप डायरेक्टली इसको ये नहीं कह सकते कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनवर्स ट्रू नहीं है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है? ऐसे केस में आपको एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 2 2 2, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। और लैम्डा इक्वल्स टू 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी उसकी, सी की भी 1 1 होगी क्योंकि एक ही बार आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम सी वाले में देखेंगे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 2 2 होगी यहाँ पे भी। और इस केस में लैम्डा इक्वल्स टू 3 की 1 1 होगी। अब पहले वाले केस में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, लेट से मैं अज्यूम करके आपको एक वैल्यू दे देती हूँ कि यहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 1 है और यहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 और 1 आई है। वो अभी हम एक्चुअल एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है। अब आप इन वैल्यूज के बेसिस पे बी के लिए क्या कमेंट कर सकते हो? ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है? नहीं है ना, इट इज नॉट नहीं है, डायगोनलाइजेबल। क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज नॉट इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसीलिए डायगोनलाइजेबल नहीं है। वेरएज आप सी के लिए क्या बोलेंगे? हाँ है। क्योंकि दोनों भी लैम्डास के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसीलिए ये डायगोनलाइजेबल है। तो अगर लैम्डास अलग है तो डेफिनेटली डायगोनलाइजेबल होता है, पर अगर लैम्डा सेम है तो चांसेस हैं कि वो डायगोनलाइजेबल है, तो वो आपको चेक करना पड़ता है। ये इन दोनों भी कंडीशंस का मतलब था। पहली कंडीशन यहाँ अप्लाई हुई, ये फर्स्ट कंडीशन है, और इन दोनों को हमने फाइंड करने के लिए सेकेंड वाली कंडीशन यूज की। अब इसके एक्चुअल एक एग्जाम्पल देख लेते तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। यस। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यूज हैं 1 -4 -11 इसके आपको सब इसको क्वेश्चन है कि फाइंड whether it is diagonalizable। ये इसका पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है कि इफ यस फाइंड डी कॉमा पी। डी कॉमा पी क्या है यहाँ पे? ये जो पी इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू डी, तो इसमें आपको ये पी मैट्रिक्स फाइंड करना है और डी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या अप्रोच होगा?
इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यूज फाइंड कर लो। तो सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो कल वो जो शॉर्टकट मेथड हमने डिस्कस किया था उसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इज इक्वल्स टू 0। इससे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। किसी ने फाइंड की क्या? मैं सोल्व कर रहा हूँ। क्या? डिटर्मिनेंट 201 है क्या इसका? नहीं, आप डिटर्मिनेंट डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो, मतलब मैंने चांसेस वही ऑफ किया एरर। मैंने वही -4 है, मैंने गलती से वो लिख दिया। डिटरमिनेंट 9 आया इसका। हाँ, ठीक है, तो S1 तो आया, सॉरी S2, हाँ गड़बड़ कर, हाँ S1 आया -5, करेक्ट S2 आया 3। करेक्ट। चलो ठीक है। तो ये तो वो आपका -5, कैरेक्टर, हाँ, इक्वेशन में जाके प्लस हो जाएगा ना? हाँ करेक्ट, यहाँ पे जाके वो +5 हो जाएगा। ये रहेगा 3 लैम्डा -9 इक्वल्स टू 0। अब अगेन आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसके आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए। किसी ने सॉल्व किया आइगन वैल्यूज? लैम्डा 1 और -3। हाँ, एक तो 1 आ रहा है और -3 2 बार आएगा। हाँ हाँ, मतलब कैलकुलेटर में आपको एक ही बार एक ही दिखेगा, बार ही दिख रहा मतलब है। हाँ, जो भी नंबर अगर 2 ही वैल्यूज आ रही है ना तो लास्ट वाले को रिपीट करना होता है। ठीक है। तो आपके
आइगन वैल्यूज आ गए 1, -3, -3। अब हमारी इसका मतलब है जो फर्स्ट कंडीशन थी, दो कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तीनों आइगन वैल्यूज अलग नहीं है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते, तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, इसलिए अब हमें सेकेंड कंडीशन के थ्रू ही बताना पड़ेगा। तब सेकेंड कंडीशन को कैसे टेस्ट करते हैं, हमें एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है। तब वो कैसे करना है, अब हमारी आइगन वैल्यूज आ गई, एक है लैम्डा इक्वल्स टू 1, एक है लैम्डा इक्वल्स टू -3। लैम्डा इक्वल्स टू 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1, और लैम्डा इक्वल्स टू -3 की 2, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हुआ है। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। तो अब आप क्या करोगे, दोनों के आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या क्या आइगन वेक्टर्स हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करते हैं। ओके, तो हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें आप लगाओगे A - 1i x इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को लगाएंगे तो आपका मैट्रिक्स आएगा 1 - 1 0 -4 -4 8 -8 -12 अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है इनको लिखूंगी। ये आएगा 8x - 12y - 8z इज इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन आ जाएगी -8x + 8y + 4z इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा -4y - 4z इज इक्वल्स टू 0। तो इससे आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू -z। आई होप यहाँ तक, मतलब इतना पार्ट में तो कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी। नहीं ठीक है। हम ये मान लो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, ये हमारी जो आई ये इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को आप किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो, 1 में 2 में एज यू विश। हमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो मैं 1 में अगर सब्सटीट्यूट करूँ तो 8x, y की जगह मैंने z को सब्सटीट्यूट किया तो ये हो जाएगा +12z - 8z इज इक्वल्स टू 0। तो इससे आपका आएगा 8x + 4z इज इक्वल्स टू 0। तो x हो जाएगा z by -z/2। ओके, तो हमारे दो, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 क्या कहती है कि y इज इक्वल्स टू -z, और इक्वेशन 4 क्या कहती है कि x इज इक्वल्स टू -z/2। ठीक है, तो हमारे x और y दोनों z के टर्म्स में आ गए। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारे वैल्यूज हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह हम लिख सकते हैं -z/2, y की जगह आप लिख सकते हो -z, और z की जगह z। यहाँ से z कॉमन ले लीजिए तो आपका अंदर क्या बचेगा, -1/2, -1, -1। ये आपका आ गया आइगन वेक्टर, -1/2, -1, 1। ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया।
तो इससे हम क्या बता सकते हैं, अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स यू गेट। यहाँ पे हमें सिंगल आइगन वेक्टर मिला है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या है, 1, और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हमारी क्या थी, 1, तो दोनों इक्वल है। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट एक और होना चाहिए। ओके, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि आपका कितने आइगन वेक्टर्स मिले हैं। इस लैम्डा से हमें सिंगल आइगन वेक्टर मिला है, तो इसलिए हमारी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने ऊपर देखी थी, वो भी इक्वल्स टू 1 ही थी, ठीक है। तो दोनों से हम ये बता सकते हैं कि हमारी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि दोनों 1 है, ये देखिए ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 थी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आई। तो इससे क्योंकि दोनों इक्वल आई, तो हमारा यही था कंडीशन कि दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मस्ट बी इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ठीक है, तो ये सिर्फ अगर हम लोग एक आइगन वैल्यू के लिए भी कर लेंगे तो हो जाएगा कि दोनों करना है? दोनों के लिए, दोनों के लिए। ओके, अब सेकेंड वाला करना पड़ेगा, लैम्डा इक्वल्स टू -3 के लिए, तो वही सेम हो जाएगा a प्लस 3i, क्योंकि ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके आप वेक्टर्स निकाल लीजिए, इसके वेक्टर्स आ जाएंगे -7, -11 है ना बीच वाला? हाँ, -11 प्लस 3। मैं डायरेक्ट ही इसका रिजल्ट लिख रही हूँ। अब आप अगर नोटिस करोगे तो सारी रोज सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है, चाहे आप रो 1 लो, रो 2 लो, रो 3 लो, सब सेम है। तो आप कोई भी एक सिंगल रो ले सकते हैं, उससे आप लिख सकते हो 4x माइनस 4y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 0। इससे आप लिख सकते हो 4x इज इक्वल्स टू 4y प्लस 4z, दैट इज x इज इक्वल्स टू y प्लस z। ये आ गया आपका, सिर्फ इतना ही सोल्यूशन आएगा, क्योंकि बाकी सारे रोज सिमिलर हैं, तो आपको अलग अलग वैल्यूज नहीं मिल पाएंगी इस केस में। तो इससे हमारा x क्या बना, फाइनल सोल्यूशंस क्या हुए, x की जगह तो हम लिख सकते हैं y प्लस जेड, y की जगह आप y लिखोगे और z की जगह z। अब इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक y के टर्म्स में कर सकते हैं, मतलब एक पार्ट तो हो जाएगा जिसमें मैं y को 1 रखूं और z को 0 रखूं, इसमें x हो जाएगा 1 प्लस 0 1। और दूसरा आइगन वेक्टर आपका बन सकता है जिसमें मैंने y को 0 रखा है, z को 1, तो ये अगेन आपका आएगा 0 प्लस 1 1। तो 1 कॉमा 0 कॉमा 1 ये पहला आइगन वेक्टर बना और ये दूसरा आइगन वेक्टर बना। इस केस में दो आइगन वेक्टर्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2। तो इस केस में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपकी हो जाएगी 2। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी थी -3 की, 2 थी वो भी। 2 थी।
अब क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये डायगोनलाइजेबल है। दोनों लैम्डास के लिए क्योंकि इक्वल थी, इसीलिए हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो इससे हमने जो फर्स्ट पार्ट था हमारे क्वेश्चन का कि फाइंड वेदर इट इज डायगोनलाइजेबल और नॉट, इतना सॉल्व कर लिया है। ओके जिका हमने थोड़ा एक सिली डाउट है, y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 0 क्यों रखा? ऐसे हाइपोथेटिकल, मतलब एक केस में मैंने y को 1 z को 0, एक में इंटरचेंज कर दिया, z को हमेशा 0 y को। ऐसे ही रखना होगा, कोई और वेरिएबल नहीं ले सकते, कोई और वैल्यू नहीं ले सकते। जनरली 1 और 0 ही लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक वेक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। अब इसका सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था कि ये जो इक्वेशन थी जो हमने देखा था इनिशियली, सिमिलैरिटी की इक्वेशन, P इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डी, तो आपको बेसिकली ये डी वेक्टर क्या है वो फाइंड करना है और पी वेक्टर क्या है वो फाइंड करना है। अभी तक हमने फाइंड क्या क्या कर लिया कि लैम्डा की वैल्यू आई है 1 -3 -3 और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आए हैं। 1 का आइगन वेक्टर है -12 और -1 1। -3 के दो आइगन वेक्टर्स आए हैं, एक है 1 1 0 और एक है 1 0 1। ठीक है, इतना हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसका डायरेक्ट आंसर होता है, इसका आंसर होता है ये जो भी आपके लैम्डा की वैल्यूज है इसको डायगोनल एलिमेंट्स में प्लेस कर दो, बाकी सारी चीजें 0। ये आपका होता है डायगोनल मैट्रिक्स। और पी मैट्रिक्स क्या होगा वो आप कैसे फाइंड करोगे? पी मैट्रिक्स कुछ नहीं, पहला डायगोनल एलिमेंट क्या है 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर है वो लिखना है। दूसरा -3, -3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तीसरा -3, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ये आ गया आपका पी मैट्रिक्स। यही दोनों हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करने बोला था। अगर मानो कि वंशिका अगर आइगन वेक्टर 2 नहीं आए तो एक ही आया तो मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे सेकंड वाले में जब लैम्बडा मतलब हम लोग आइगन वैल्यू जब हमारी -3 थी वहां पे हाँ, अगर सिर्फ आइगन वेक्टर एक ही निकल आया तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं है तो हम ये क्योंकि P उसमें इनवर्स A P इज डी कर ही नहीं सकते। यस, फिर ये फाइंड ही नहीं हो पाएगा। उसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। आई होप ये फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है। हाँ ये क्लियर है। तो इसमें डायगोनलाइजेबिलिटी के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें थी वो सब मैंने बता दी। एक तो आपको क्वेश्चन आ सकता है डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, तो उसका मेथड क्या है, और दूसरा ये पी और डी फाइंड करने का, तो उसका भी मेथड यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए प्लीज। एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यूज है -1 -1 -2 8 -11 -8 -10 11 7। वही सेम क्वेश्चन आपको डायगोनलाइजेबल है कि नहीं वो फाइंड करना है, और ये पी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है अगर डायगोनलाइजेबल है तो पहला स्टेप क्या होगा? वंशिका, तो हाँ लास्ट जी, में जैसे लिखा था ना P इनवर्स A P equals to D, so should हाँ we do something further or we just need to write diagonal matrix and P matrix, that's it? हाँ, इतना ही पूछा है ना, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। ये भी हो सकता है आपको पूछे वेरीफाई दिस, वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, ये पी मैट्रिक्स आपको पता है, पी इनवर्स आप निकाल सकते हो,
तो P इनवर्स इंटू A इंटू P करके आप चेक कर लोगे कि D के बराबर आ रहा है कि नहीं। वैसे आई डोंट थिंक इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा क्योंकि टाइम रेस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट होता है ना, इसलिए। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप आपका आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो वही सेम फाइंड कर ये फाइंड किया क्या किसी ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? S1 S2 तो निकाल लिया, S1 -4 है, S2 शायद 3 आएगा। गड़बड़ है। S1 -4 नहीं है शायद। -5 है ना? -5 सॉरी। हाँ, और S2 3 है। हाँ, S2 3 है। डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ अभी। डिटर्मिनेंट 9। कूल। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से आप इस इक्वेशन से आइगन वैल्यूज निकालिए प्लीज। S2 भी कैलकुलेटर से कर पाते हैं क्या? नहीं ना? नहीं, माइनर्स आई डोंट थिंक कैलकुलेटर से, मुझे आइडिया नहीं है, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो ऊपर वाले की तरह इक्वेशन बनी है जो पिछला क्वेश्चन था। आइगन वैल्यू सेम हो सकती हैं बट मैट्रिक्स अलग है, तो आपका एग्जैक्टली सेम नहीं है क्वेश्चन। हाँ, मतलब आइगन वैल्यू वही आएंगे फिर। हाँ, आइगन वैल्यू सेम है। -3 हाँ। ओके, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की क्या होगी? वन की 1 होगी। हाँ, 1 की तो 1 ही हो जाएगी, और -3 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2। 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है। अब इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आप कैसे निकाल सकते हो? वही सेम मेथड, आप एक तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 पे फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर्स, और एक लैम्डा इक्वल्स टू -3 पे। लैम्डा इक्वल्स टू 1 पे आपकी इक्वेशन बनेगी a माइनस 1i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, और इस तरफ हो जाएगा a प्लस i 3i इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा -2 -1। फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली वाली रो को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, उससे आया -8x -4y -8z। सेकेंड रो एज इट इज आप लिख सकते हो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -16y -16z इज इक्वल्स टू 0। तो इससे आपको पहला मिल जाएगा, पहली इक्वेशन एज y इज इक्वल्स टू -z। अब आप इसको किसी भी एक वैल्यू में डाल सकते हैं। तो फॉर सपोज मैंने लास्ट वाली में डाला -10 वाली में, दैट इज -10x प्लस 11y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 0। इसमें y की जगह -z डाल दीजिए तो ये हो जाएगा ये आपका पहला आइगन वेक्टर बन जाएगा। यहाँ से आपको क्लियर है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक ही आइगन वेक्टर है। आई होप यहाँ तक मतलब क्लियर है। ये तो काफी सिमिलर है जो पहले किया था उसी से। हाँ क्लियर है। अब लैम्डा इक्वल्स टू -3 के लिए फाइंड करिए। One second, I think.
यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ पहले वाली रो को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, तो इट विल बी 8x minus 4y minus 2z. minus 8z. हाँ सॉरी -8. यस, अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बेसिकली y 0 हो जाएगा। हाँ, y यहाँ से आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। लेट्स से मैंने थर्ड वाली इक्वेशन में डाला, थर्ड इक्वेशन इज दिस, जिसमें y 0 डाला तो क्या आ जाएगा कि 10z इज इक्वल्स टू 10x, that is z is equals to x. तो इससे हमारा फाइनल वेक्टर बन जाएगा x की वैल्यू लेट्स से 1 है, y तो 0 है, z को भी हम 1 मान सकते हैं क्योंकि x और z सेम है। हमारा वेक्टर हो जाएगा ये 1 0 1। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 1 और हमने देखा था कि इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। 2 है। इसकी तो 1 ही थी, इसकी यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर वी कैन से दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अब जब डायगोनलाइजेबल ही नहीं है तो P और D तो फाइंड कर ही नहीं सकते। तो ये इसका कंक्लूजन है। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में हमें -3 के लिए 2 वेक्टर्स मिले थे, यहाँ पे सिंगल मिल रहा है, इसीलिए ये नॉन डायगोनलाइजेबल है। D तो diagonalized matrix है and what is P? ये जो आप P, ये इक्वेशन है ना, ये रही P इनवर्स AP इक्वल्स टू D। जिस मैट्रिक्स की मदद से आप A को ट्रांसफॉर्म करते हो D में, उस मैट्रिक्स को P बोलते हैं। ओके ओके, सो ये मतलब एक तरह से रिलेशन होगा इसमें, है ना? हाँ करेक्ट। लेकिन अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि डायगोनलाइज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए P और D एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ओके, आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम ये जो ट्यूटोरियल शीट में कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? डायगोनलाइज A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है विद अ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन और एल्स एक्सप्लेन व्हाई A कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड। मतलब पहले या तो आप इसे डायगोनलाइज करिए और अगर ये डायगोनलाइज नहीं कर सकते तो एक्सप्लेन करिए व्हाई इट कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड। ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैट्रिक्स ले लिया। मैट्रिक्स आपका गिवन है -8 -6 12 एंड 10। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। अब 2/2 है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ये हो जाएगा
2 lambda determinant. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएंगे। यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएंगे। कोई बता सकता है क्या वैल्यूज आ रही हैं? ये 2/2 के लिए भी कोई ट्रिक है क्या? सेम, ये जो पहला मैं बता देती हूँ, एक सेकंड। ये तो हमें डायगोनल वाला सम ऑफ डायगोनल हाँ, वाला डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट। तो इसमें S1 आपका है, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2/2 में डायरेक्ट मतलब -8 मतलब क्रॉस ये हो जाएगा कैसे? हाँ डायरेक्ट निकलेगा। इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो ये हो जाएगा -8 × 10 ओके फाइन -6 × 12 हो जाएगा -80। और -2 आएगी ना? -4 तो करेक्ट। ये भी आप वैसे तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, उसमें है ऑप्शन क्वाड्रेटिक का भी। तो आपकी आइगन वैल्यूज आ गई 4 और -2। तो यहाँ क्योंकि दोनों भी आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं, रिपीट नहीं हो रही हैं, तो आप लिख सकते हो एज both eigenvalues are distinct, therefore A is diagonalizable. अब हम मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स D भी फाइंड करना है, क्योंकि उसमें लिखा है कि डायगोनलाइज A। डायगोनलाइज A मतलब यही हुआ कि आपको P और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P और D की वैल्यूज भी हम फाइंड कर लेंगे। तो D तो आप डायरेक्टली अभी बता सकते हैं कि D की वैल्यू हो जाएगी, D इज नथिंग बट जो भी आपके आइगन वैल्यूज आए उनको डायगोनल में लिखिए, बाकी वैल्यू 0 कर दो, ये आपका D की वैल्यू आ गई। ओके, अब P की वैल्यू हमें निकालनी है। तो P की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों भी आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो एक हो गया लैम्डा इक्वल्स टू 4 के लिए, एक हो गया लैम्डा इक्वल्स टू -2 के लिए। ये आएगा आपका A -4i x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका A +2i फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 के लिए हो जाएगा ये +12 ही रहेगा क्या? दूसरा वाला +12 होगा ना नीचे वाला। क्यों 10 - 4 होगा ना? वो आप लोग शायद लैम्डा इक्वल्स टू -2 का कैलकुलेट किए होंगे, यहाँ पे आएगा +2। नहीं -4 का डायगोनली ऐड होगा ना, डायगोनली सब्ट्रैक्ट होगा।
तो इधर वाला ये 12 देखिए, बॉटम 12 ये बॉटम लेफ्ट ये पॉजिटिव है ना? हाँ ये 12 पॉजिटिव है. लेफ्ट नीचे वाला वाला 12 both 12 are not negative. One is positive. नीचे वाला जो 12 है ना ओरिजिनल मैट्रिक्स में. अच्छा, ओके ओके ओके. हाँ साइमल्टेनियसली को सॉल्व नहीं करना होता है क्या कभी? आप कर सकते हो, बट दोनों भी सेम है. तो मतलब x कर इक्वल टू मतलब आप ऐसा कह रहे हो ना? हाँ तो हाँ, तो हाँ नहीं इसीलिए हो फिर रहा है. हाँ तो मैं क्योंकि नहीं दोनों वही कैंसिल, जानना चाहता हूँ कि कब क्या करना है. अगर दोनों कैंसिल नहीं होते तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती, बट क्योंकि यहाँ पे तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इसीलिए हम एक ही इक्वेशन से सिर्फ एक रिलेशन फॉर्म कर लेंगे. एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगी नहीं, तो एक रिलेशन मिल जाएगा. ये हो जाएगा -2x. यहाँ सेकंड केस है ना. आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स. ओके. ये साइन इधर उधर हुआ तो चलता है क्या? अब हाँ चलेगा. चलिए ओके, क्योंकि मैंने आपने x के पर्सपेक्टिव में लिया, मैंने y के पर्सपेक्टिव में लिया. कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके मतलब मल्टीपल आंसर्स हो सकता है. ओके हाँ इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिलेशन है. हम्म. तो हाँ, इसमें क्योंकि ये वाली रो सिमिलर है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही रो को कंसीडर किया, इक्वल्स टू 0 किया, और फिर उनमें x और y में एक रिलेशन फॉर्म कर दिया. तो रिलेशन आ रहा है -2x इज इक्वल्स टू y. तो x की जगह मैंने x लिखा, y की जगह मैंने -2x लिखा. अब इसमें से x कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 1, -2. ये आपका पहला वेक्टर आ गया. इसी तरीके से सेकंड वाले में भी आप देखो कि पहली रो और सेकंड रो सिमिलर है, तो इसीलिए कोई भी एक रो ले लो. तो -6x -6y इक्वल्स टू 0 मैंने फर्स्ट रो ली. इससे भी एक रिलेशन फॉर्म कर लिया. रिलेशन आया ये -x इज इक्वल्स टू y. सेम फॉर्मेट में x की जगह x लिखा, y की जगह मैंने -x लिख दिया इस इक्वेशन को यूज करके.
x कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर बचा 1, -1, ये आपका सेकेंड आइगन वेक्टर। अब आपको p फाइंड करना है, तो p क्या होता है? p इज नथिंग बट फर्स्ट आइगन वेक्टर जो भी है मेरा है 1 और -2, और सेकेंड आइगन वेक्टर है 1 और -1। ये आपका p का आंसर आ गया। d तो हमने पहले ही देख लिया था, d होगा क्योंकि यहाँ पे पहला आइगन वेक्टर मैंने 4 के करस्पॉन्डिंग, ये 4 के करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा d में पहले 4 आएगा, बाद में 2 के करस्पॉन्डिंग है तो -2 बाद में आएगा। ये आपका p की वैल्यू, ये d की वैल्यू। वंशिका, हाँ। अगर हम लेफ्ट में जैसे आपने इसको y को रिप्लेस किया है, राइट? अगर मैं x को रिप्लेस करती हूँ y/2, तो मेरा वेक्टर क्या बन जाता है? -1/2 एंड कोमा 1। इधर हाँ। अगर मैं अगेन y की फॉर्म में लेकर जाती हूँ तो फिर मेरा बन जाता है -1,1। तो इस कोई तरीके प्रॉब्लम से नहीं है। p आएगा वो अलग आएगा तो चलेगा? p का कोई डेफिनेट सोल्यूशन नहीं, p इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं p के, तो सबके अलग अलग वेक्टर्स भी आ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि पहले 4 लिखा है ना, तो 4 के करस्पॉन्डिंग आपका जो भी वेक्टर आएगा वो आप यहाँ लिखोगे, और ठीक है। -2 के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ लिखोगे। फिर भी अगर आपको 1% भी डाउट है आपके आंसर में, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप यूज कर सकते हो p इनवर्स AP। जस्ट अ मिनट, आप इससे वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर। 1 मिनट होल्ड करिए। ओके। आई होप ये क्लियर है। यस यस, इट्स फाइन। ओके। आप यहाँ पे वेरीफाई, इसको अगर हम कर भी लेते हैं अभी, तो p इनवर्स निकालेंगे, इसका p इनवर्स आ जाएगा आई थिंक a वेक्टर हमारा है आप लोग भी एक बार ट्राई कर लो p इनवर्स AP निकालने का। फिर आप सबसे पहले a और p को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा p इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट आपका d आना चाहिए। ये p इनवर्स भी निकालना होता है क्या? हाँ, मतलब अगर वेरीफाई करना है आपको तो अगर तो p क्वेश्चन इनवर्स लिखा के है लिए फिर से वेरीफाई, वो कोफैक्टर और फिर डिवाइड बाय हाँ डिटरमिनेंट ये सब करना पड़ेगा। करेक्ट। इसमें 2/2 में एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। 2/2 में जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है कि अगर p इनवर्स निकालना है p का, तो सबसे पहले तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनको आप इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है? तो ये इंटरचेंज होंगे तो इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा 1। ओके, 1 सेकेंड, सही बोल रहा, सॉरी, ये दोनों एलिमेंट्स इंटरचेंज होता है। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, और यहाँ के जो दोनों एलिमेंट्स होंगे उनकी प्लेसेस सेम रहेंगी, ये 2 और 1 ही रहेगा, बस साइन इंटरचेंज हो जाएगा। अब ये -2 है तो ये +2 बन जाएगा, और ये +1 है तो -1 बन जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा।
अब आप इसे कैलकुलेट करके भी देखना है तो सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रो बाय कॉलम। ये एज इट इज, ये आपका हो जाएगा अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -1 -1 2 और 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -4 + 8। ये आपका आंसर आएगा जो ऑरेंज में लिखा है, विच इज इक्वल्स टू योर डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जो मैंने वेक्टर्स लिए हैं पी और पी इनवर्स, ये करेक्ट है। अगर आप लोगों ने डिफरेंट वेक्टर्स लिए हैं तो भी ये आंसर मैच होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। वो एक बार इनवर्स का ट्रिक जो बताए थे आप, एक बार हाँ। बताना, मैं मिस कर गया। देखो अगर कोई 2 ये सिर्फ 2/2 के लिए ट्रिक है, ये बाकी में नहीं अप्लाई होगा। ए बी सी डी ये आपके वैल्यूज हैं ए मैट्रिक्स के, आपका उसको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इन इनवर्स फाइंड करने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आप इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका सिर्फ साइन चेंज करेंगे। ओके, तो -c -b। हाँ, आई होप आप लोगों ने जो भी वेक्टर लिया उससे भी वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए। हाँ जी। Question number 7. Verify the algebraic multiplicity is equals to geometric multiplicity for each eigen value of A. सेम क्वेश्चन है, आपको वही algebraic multiplicity निकालनी है, हर एक लैम्डा की geometric multiplicity निकालनी है और वेरीफाई करना है कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपका मैट्रिक्स गिवन है, your matrix is -4 -3 -3 0 -1 0 6 6 5। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इस केस में आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी लैम्डा क्यूब
माइनस 3 लैम्डा माइनस 2। लैम्डा स्क्वायर वाला जो टर्म है वो 0 आएगा। आप यहाँ से देख भी सकते हो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो इससे आपके जो लैम्डाज आएंगे दैट विल बी 2, -1, -1। यहाँ से आप एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो सबकी बता ही सकते हैं। टू की 1 है और -1 क्योंकि 2 बार रिपीटेड है तो उसकी 2 है। आई होप यहाँ तक तो वही है जो अभी हम 2-3 क्वेश्चंस में देखे हैं, वो सेम ही है। कोई डाउट है इस चीज में? नहीं, क्लियर है। हाँ, फिर इसके बाद आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे दोनों भी केसेस में, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के भी केस में, लैम्डा इक्वल्स टू -1 के भी केस में। लैम्डा इक्वल्स टू 2 के केस में हो जाएगा ये अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इस वाली लाइन से डायरेक्ट पता चल रहा है कि सिर्फ ये y के लिए एग्जिस्ट कर रही है, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हो -3y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब y इक्वल्स टू 0। पहला चीज आपको पता चल गया। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हो फर्स्ट रो और सेकंड रो सिमिलर है, इसलिए किसी के एक में भी डाल दो। मैं थर्ड रो में डाल रही हूँ। So this will be 6x plus 3z is equals to 0. That is 2x plus z equals to 0. तो इसमें आपको एक रिलेशन मिल गया कि 2x is equals to -z। इस रिलेशन को यूज करके आप आपका वेक्टर बना सकते हो। x की जगह लेट्स से मैंने x लिखा है, y की जगह 0 आएगा, z की जगह मैं लिख सकती हूँ -2x। तो इससे मेरा x अगर कॉमन ले लिया तो वेक्टर आ जाएगा 1, 0, -2। ये वेक्टर सबके अलग भी आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हमें पता चल गया कि फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 आपकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 थी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही थी। ओके, अब आपको दूसरे लैम्डा के लिए भी फाइंड करना है। तो लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो, सेम प्रोसीजर। हो जाएगा -3 -3 -3।
क्योंकि फर्स्ट और थर्ड रो सेम है तो इससे आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो -3x -3y -3z इक्वल्स टू 0। क्योंकि इसमें और कोई रिलेशन नहीं है तो सिर्फ एक ही रिलेशन हो सकता है, दैट इज x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको वेक्टर मिल जाएगा 0, 0, 0। तो इस केस में आपकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी थी 2, लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई है 1, विच इज नॉट इक्वल। बस आपको इतना ही कमेंट करना था कि इन दोनों की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है। यहाँ से आप एक और चीज़ बता सकते हैं कि ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। तो इस केस में क्या होगा आंसर डायगोनलाइजेबल का? इट्स नॉट डायगोनल। इट्स नॉट, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होगा आप लोगों को। अभी क्वेश्चन नंबर 8, ये अगेन डायगोनल मैट्रिक्स पे ही है। इसी मैट्रिक्स के लिए आपको बताना है कि फॉर द अबव मैट्रिक्स फाइंड P such that P inverse AP is diagonal matrix। तो आपको P फाइंड करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो आप बताइए P फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो इसका आंसर आएगा वी कैन नॉट फाइंड P because the above matrix is non-diagonalizable। ओके, तो मतलब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है नॉन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। Lambda equals to 2 is the eigenvalue of a matrix A. Find algebraic multiplicity of lambda and geometric multiplicity of lambda. Can you conclude anything about the diagonalizability of A from these results? Again, same question, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, करना वही चीज़ है। आपको एक मैट्रिक्स दिया है A जिसकी वैल्यूज हैं 3, 2, 1, 0, 2, 0, -2, -3, 0। ओके, आपको सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। ओके, देखो श्योर माइनर हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है इस वाले टर्म के लिए। ठीक है, माइनर आपको जो निकालना है वो इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग निकालना है। तो सबसे पहले 3 के अलोंग निकालेंगे। माइनर निकालते वक्त क्या करना है, जिस भी एलिमेंट के अलोंग निकाल रहे हैं उसके नीचे की रो, उसके मतलब नीचे का कॉलम और साइड की रो को एलिमिनेट कर देना है। तब एलिमेंट्स क्या बचे 2, 0, -3, 0। ठीक है, बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पे आपको -1 लिखना है रेज टू द पावर इसका एड्रेस। 3 का एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1। ठीक है, अब नेक्स्ट माइनर निकालना है आपको सेकेंड डायगोनल एलिमेंट का। सेकेंड डायगोनल एलिमेंट के केस में इसकी कॉलम और इसकी रो को आप हटा दो। क्या बचा 3, 3। ओके 3, 3, 1, -2। ठीक है, अब इसका एड्रेस लिख दो। ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब थर्ड एलिमेंट ये है आपका 0। ठीक है, सबसे पहले -1 एज इट इज।
अब इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम हटा दो, ये वाला रो हटा दो, क्या बचा 3 2 0 2 बचा, ये 2 है यहाँ पे। अब इसका एड्रेस लिख दो, दिस इज थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस पर्टिकुलर केस में ये सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट 2 इंटू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 0 0 हो गया, माइनस ऑफ -3 इंटू 0 अगेन 0 प्लस, इस केस में 3 इंटू 0 0 माइनस ऑफ -2 इंटू 1 -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 0 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 0 + 2 + 6 8, तो आपका आंसर है 8। तो यहाँ पे बस 8 आ जाएगा। ये वाला एलिमेंट तो सम ऑफ डायगोनल्स होता है, तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है दैट इज 5, एंड ये जो लास्ट एलिमेंट इज डिटर्मिनेंट, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, ये आ रहा है 4। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको आइगन वैल्यूज मिल गई होंगी। हेलो वंशिका, हाँ जी। आई हैव वन डाउट। हाँ यहाँ पे अपन ने +0 - 0 लिखा है, राइट? तो करेक्ट, यूजुअली ऐसे आता है ना, मतलब 3 इंटू 0 -0 ऐसा। दैट इज डिटर्मिनेंट। अच्छा, ओके ओके। वो डिटर्मिनेंट है, ये हम सिर्फ माइनर निकाल रहे हैं, माइनर में आप मल्टीप्लाई नहीं करते टर्म को। ओके ओके। हाँ, एंड डिटर्मिनेंट में तो हम तीनों रोज के लिए करते हैं ना, लाइक फॉर एवरी हाँ फील्ड। कोई भी एक रो के लिए, जैसे जनरली हम फर्स्ट रो के लिए निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, इट्स नॉट लाइक फॉर ऑल द एलिमेंट्स। हाँ, ऑल द एलिमेंट्स के लिए नहीं, सिर्फ फर्स्ट रो के लिए। और डिटर्मिनेंट आप मैनुअली सॉल्व ही मत करो, क्योंकि जब कैलकुलेटर में है तो चांसेस मतलब एरर के कम हो जाएंगे अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे। अच्छा अच्छा, ओके। और जो कोफैक्टर होता है उसमें हम सारे एलिमेंट्स का करते हैं, राइट? हाँ, उसमें आप सारे एलिमेंट्स निकालते हैं। यस, Okay. उसमें आपको हर एक का लिखना होता है। ठीक है। अब इसके आइगन वैल्यूज किसी ने निकाले हैं क्या? 1 2 2। हाँ, 1 2 2। तो इससे हम बता सकते हैं कि लैम्डा 1 है और 2 है। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बता सकते हैं। 1 की क्या हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार आ रहा है तो 1, और 2 की हो जाएगी क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए अगेन आपको इनके वेक्टर्स निकालने होंगे, वही सेम प्रोसेस। पहले लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आप निकाल सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए तो आपका आ जाएगा ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा, 2 0 -2 2 1 -3 1 0 -1 x y z 0 0 0। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि y इक्वल्स टू 0 हो रहा है, और किसी भी एक में ये वैल्यू डाल दो तो इससे आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -z। तो आपका वेक्टर हो जाएगा, x की जगह लेट्स से मैंने x लिखा, y की जगह 0, z की जगह -2x।
x को कॉमन ले लो, ये आएगा 1, 0, -2। ये आप सबके अलग अलग आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आपको मैट्रिक्स बनना चाहिए 1 2 1 0 0। क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशंस है, तो मैं पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आई विल गेट 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल्स टू 0। लास्ट वाली में -2x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट विद y 2z हो जाएगा ना। हाँ, y इक्वल्स टू 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 0। अब इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट वाले में डाल दीजिए। y इक्वल्स टू 0 डाला तो हो जाएगा x प्लस z इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस z। अब हमारा वेक्टर हम लिख लेंगे, वेक्टर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, x की जगह x, y तो 0 है, z क्या है -x। x को कॉमन ले लीजिए, तो आपका वेक्टर आएगा 1, 0, -1। इससे आप कमेंट कर सकते हो इन दोनों की अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पे। पहले वाले के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 1 के केस में अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 थी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 थी। सेकंड वाले के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 2 के केस में अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 थी, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा था, लेकिन क्योंकि एक ही वेक्टर आया है इसलिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी। डायगोनलाइजेबल नहीं है। हाँ, दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 दिया, तो मतलब हम सिर्फ अगर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी कैलकुलेट कर दे तो काफी था ना। हाँ, लेकिन वो आप पहले से नहीं बता सकते हो ये बात, आपको इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी नहीं पता है ना क्या है। हाँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोगों ने आइगन वैल्यू 1 और 2 दोनों के लिए किया, तो हम सिर्फ 2 के लिए भी करते तो चल जाता, मतलब इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। अग्री, एक्चुअली ना हमेशा अगर जो भी जिसकी भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है उसके लिए सबसे पहले करिए, क्योंकि जिसकी 1 है एक वेक्टर तो आना कंफर्म ही है, तो ये तो हमेशा ट्रू होता ही है। आपको मेन चेक इनके लिए ही करना होता है कि अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है हमारा, मतलब करेक्ट, हाँ टाइम बच जाएगा, करेक्ट। सो आर वी सेइंग कि वो स्टेप अगर नहीं करें तो चलेगा? अगर आपको P और D फाइंड करने को नहीं बोला गया है तो आपको इस वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। राइट, ओके। बट अगर P और D निकालना है तो P निकालने के लिए आपको ये वेक्टर चाहिए रहेगा। अग्री। तो ये आपका ट्यूटोरियल 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ट्यूटोरियल 7 के जो 6, 7, 8, 9 तीनों सेम क्वेश्चन ही है, करना वही है सब में। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया है। सिमिलैरिटी मैट्रिक्स या डायगोनलाइजेबिलिटी दोनों सेम ही चीज़ है। इसी के अंदर आपका
अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट्स या कोई भी चीज़ है जो आपको कंफ्यूजन हो? ये तो क्लियर है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आज कवर कर लेते हैं, फिर कल सिर्फ एक ही टॉपिक मेन बचेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कर लेंगे। और एलयू डिकम्पोजिशन वो आपस में लिंक्ड ही हैं 6 और 7, तो ये साथ में कर सकते हैं। अभी 20 मिनट्स हैं तो ये 20 मिनट्स में हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब इसमें सिर्फ एक दो रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो व्हाट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? लेट्स से कोई मैट्रिक्स ए है, उसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया सेम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से, और अगर मेरा रिजल्ट जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, देन आई कैन से दैट ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिर्फ इतना ही इसमें कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके ट्रांसपोज से उसको मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, देन ए इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इससे आप एक और चीज पता कंक्लूड कर सकते हैं। हमें ये पता है कि ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये हमें पहले से पता है, करेक्ट? तो यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये इसके सिर्फ दो रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला रिजल्ट ये है और दूसरा रिजल्ट ये है। ये वाला रिजल्ट तो ऑलवेज ट्रू होता है, चाहे वो ऑर्थोगोनल हो चाहे ना हो, अनलेस एंड अनटिल ए इनवर्स एग्जिस्ट। आई होप ये क्लियर है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा पीछे एक मैट्रिक्स, सॉरी मंजू, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, ठीक है, और गिवन है where A is an orthogonal matrix. Find alpha, beta, gamma. आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज फाइंड करनी है और आपको गिवन है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? अगर ये हमारा ए है, इसको आप ट्रांसपोज करके लिख दो, ट्रांसपोज हो जाएगा ये वाली चीज। ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को आपको इन्वर्स करना है, दैट्स इट। तो दिस विल बी इक्वल्स टू अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए,
मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, टोटल आपको 9 वैल्यूज मिलेंगी, तो आप उसे इक्वेट कर सकते हो। तो जो 1 से इक्वेट हो रही है उनको 1 से इक्वेट कर सकते हो, जो 0 से इक्वेट हो रही है 0 से, एंड सो ऑन। तो आपको सब अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसको आप लोग कर लेंगे या ये मैं बताऊं करके एक बार? बता देना मुझे। अब मल्टीप्लाई करना है एज इन जैसे करते हैं, ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो दिस विल बी 0 प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम। ये आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा बीटा। सॉरी, थर्ड एलिमेंट आपका हो जाएगा अब हम ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करते हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर पाओ। जैसे ये दोनों एलिमेंट्स को अगर हम लिखें, तो ये जो पहला वाला है दैट इज 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग इस तरफ वैल्यू है 1, तो दिस विल बी इक्वेटेड टू 1। ये जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, वील बी लेफ्ट विद 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। द बीटा कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 1 बाय रूट 6। ये आपकी पहली वैल्यू आ गई। ओके, अब नेक्स्ट हमें फॉर एग्जाम्पल गामा फाइंड करना है, तो गामा के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से ये वाली वैल्यू ले रहा है, तो दिस इज नथिंग बट 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये इक्वेट होगा इस 0 से, इज इक्वल्स टू 0। तो here we can write 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर की वैल्यू थी 1/6, तो 2 इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर। तो गामा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√3।
ओके, आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो जिससे आपको अल्फा मिल जाए, तो जिसमें भी अल्फा हो। लेट्स से ये लास्ट वाली ले लेते हैं। लास्ट वाली है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं, बीटा स्क्वायर वी नो इट इज 1/6, गामा स्क्वायर ऑल्सो वी नो इट इज 1/3। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो अल्फा स्क्वायर विल बी 1 minus 1/6 minus 1/3. So this will be 1/2. 1/2, 1/√2. alpha will be plus minus 1/√2. ये आपके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। But alpha and gamma can be plus minus, right? Beta and gamma. हाँ, प्लस माइनस लिखा है मैंने, प्लस माइनस प्लस When we are माइनस प्लस, solving for alpha, वहाँ पे हमने प्लस लिया, वहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं। क्योंकि हमने बीटा स्क्वायर लिया है। Oh right, हाँ, so it doesn't matter. हाँ, हाँ, सो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी खत्म हो गया है। सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड LU डिकम्पोजिशन, वो हम कल कवर कर लेंगे। और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का सर ने अभी तक आई डोंट थिंक कोई ट्यूटोरियल दिया है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो कवर्ड होगा या नहीं होगा। वो टॉपिक्स वाले स्लाइड पे जाएंगे क्या उनसे? हाँ, ये 4th टॉपिक आपने कल कराया था क्या? हाँ, ओके।